हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, और ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी का टॉपिक और +1 क्लास में भी आता है। तो इसको जो हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमने क्या देखना है इस क्लास में कि औद्योगिक क्रांति जो है क्या थी और इसमें मुख्य आविष्कार कौन कौन से हुए थे। हम सिर्फ इन दो ही चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। इस क्लास में हमारा टोटली फोकस रहेगा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन कौन से नए आविष्कार हुए जो आज तक भी हमारे प्रयोग में आते हैं और उनका कितना बड़ा योगदान जो है देश को विकसित करने में है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य, अब शताब्दी को मैंने आपको पीछे भी कई क्लासेस में बताया कि कई बच्चे जो है शताब्दी का अर्थ नहीं समझ पाते कि 18वीं शताब्दी कि अगर 18 लिखा है तो आप ये मान लीजिए कि बात कब की हो रही है। बात हो रही है 1700 से लेकर 1799 तक के जो बीच का टाइम पीरियड है ना, उसको 18वीं शताब्दी बोला गया है। अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो वो पीरियड होगा 1600 से लेकर 1699 तक के बीच का टाइम। ठीक है, तो अगर 18वीं शताब्दी यहाँ पर लिखा हुआ है तो औद्योगिक क्रांति कब आई थी? 1700 से लेकर 1799 तक के बीच के टाइम पीरियड में जो है औद्योगिक क्रांति आई थी। तो इसीलिए कहा गया कि 18वीं शताब्दी के मध्य औद्योगिक क्रांति आई। कहाँ पर? इंग्लैंड। और शताब्दी के मध्य में आई थी, मतलब ये मान लो आप 1750 के आसपास जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक का क्या अर्थ होता है कि उद्योगों में क्रांति। उद्योग जो फैक्ट्री उद्योग होते हैं ना, उनमें क्रांति आई थी सबसे ज़्यादा। इसीलिए जो है इस क्रांति का नाम औद्योगिक क्रांति रखा गया। मध्य इंग्लैंड में आरंभ हुई वह प्रक्रिया थी जिसमें उत्पादन कार्य जो है हाथों से मशीनों में होने लगा। कि पहले हाथ से उत्पादन होता था वो मशीन से होने लगा। घर से जो है जो काम घरों में होता था कताई बुनाई का, अब वो कारखानों में होने लगा। और कुटीर उद्योगों से भारी उद्योगों में बदल गया। कि कुटीर का अर्थ क्या होता है? छोटे उद्योग। कि छोटे उद्योगों से भारी अर्थात बड़े उद्योगों में बदल गया। तो औद्योगिक क्रांति क्या थी कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी 18वीं शताब्दी के मध्य, और एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें कि हाथों वाला जो काम था कारीगरों का वो मशीनों से होने लगा। और कारीगरों का महत्व समाप्त हो गया और मशीनों में मजदूरों की वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि मजदूर जो थे वो मशीन को चालू बंद करते थे, मशीन से काम करते थे, तो मजदूरों की वैल्यू बढ़ी। जो काम घरों में होता था अब वो कारखानों में फैक्ट्रियों में होने लगा। और छोटे उद्योगों की जगह जो है बड़े उद्योगों ने ले ली। छोटे छोटे उद्योग थे जो वो समाप्त हो गए। तो यही था टोटली औद्योगिक क्रांति। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान मुख्य आविष्कार कौन कौन से हुए थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के मुख्य आविष्कार इन्वेंशंस कौन से हुए थे? इन आविष्कारों ने उत्पादन को तेज किया, सस्ता किया और बड़े पैमाने पर संभव बना दिया। कि जो ये आविष्कार हुए थे इनसे उत्पादन तेज मतलब जल्दी से होने लगा, सस्ता भी उत्पादन पड़ने लगा मतलब महंगा कम हुआ, और बड़े पैमाने पर मतलब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा। तीन चीज़ें संभव हुई, जल्दी हुआ काम, ज़्यादा मात्रा में काम हुआ और सस्ता भी हुआ। तो इन आविष्कारों का सबसे ज़्यादा यही महत्व था। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पिनिंग जेनी। याद रखिएगा स्पिनिंग जेनी किससे जुड़ा हुआ है? धागे से। ठीक है, इस स्पिनिंग जेनी जो है एक मशीन का नाम है। इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किया था। कब किया? 1764। तो हमने पढ़ा था ना ऊपर की औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य, मतलब मैंने आपको बताया था अगर 18वीं शताब्दी के मध्य है तो 1750 के आसपास का टाइम पीरियड है। यहाँ से ये शुरू हुई थी तो 1764 तक आते आते जो है स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार हुआ था। यह मशीन क्या करती थी? हम देखते हैं कि यह मशीन जो है एक साथ कई धागे काट सकती थी। कि एक साथ जो है कई धागों को बना सकती थी। पहले तो मनुष्य हाथ से धागा बनाता था, तो दो हाथ होते मनुष्य के, तो वो दो एक ही बार में एक ही धागा बनता था। लेकिन अब जो है इस मशीन के आने से एक साथ कई धागे साथ बनने लगे। देखते हैं कि पहले जो है एक व्यक्ति एक समय में एक ही धागा काटता था या बनाता था। रेशों से जो है धागा बनाया जाता था ना। अब 8 से 16 तक धागे जो है वो एक साथ काटे जा सकते थे। किसके द्वारा? इस मशीन के द्वारा। तो फायदा क्या हुआ
कि समय की बचत होने लगी और सूत जो है वो तेज़ी से उपलब्ध होने लगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में धागे बनने लगे ना, उसके कारण जो है सूत जल्दी बनने लगा और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा और कपड़े का उत्पादन भी बढ़ गया। कि सूत अगर तेज़ी से उपलब्ध होगा तो कपड़ा भी ज़्यादा मात्रा में और तेज़ी से बनाया जाने लगा। तो पहला हमारा आविष्कार हमने देखा सबसे पहले स्पिनिंग जेनी। ये नाम सुनते ही आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये धागे से जुड़ी हुई एक मशीन थी, जिसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। कब किया था? 1764 में। यह मशीन क्या करती थी? तो यह मशीन एक साथ कई धागों को काट लेती थी, क्योंकि मनुष्य जो है एक साथ एक ही धागा बना पाता था, लेकिन इस मशीन से एक बार में 8 से 16 धागों तक का निर्माण किया जा सकता था। और इसके कारण जो है समय की बचत हुई और सूत की तेजी से उपलब्धता बढ़ गई और कपड़े का उत्पादन भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला आविष्कार। दूसरा आविष्कार जो है हमारा वाटर फ्रेम। वाटर का अर्थ आप समझ सकते हो, पानी, वाष्प। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। ओके, यह मशीन क्या करती थी कि यह मशीन जो है वाटर पावर से चलती थी, जल से चलती थी और मजबूत धागा बनाती थी। तो ये जल शक्ति से चलती थी और मजबूत धागा बनाती थी। तो मतलब अब ये जल से चल रही है अगर ये मशीन, तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि बिजली की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लगातार धागा बनता रहता था और धागा मजबूत भी होता था और टिकाऊ भी होता था। तो ये दो जो है मशीनें हैं वो धागे से जुड़ी हुई हैं। पहली मशीन थी स्पिनिंग जेनी और दूसरी मशीन थी वाटर फ्रेम। तो वाटर फ्रेम जो है ये जल शक्ति से चलती थी, मशीन का नाम है वाटर फ्रेम। इसकी जो है आविष्कार, इसको बनाया किसने था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। यह मजबूत धागा बनाती थी, इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं थी, लगातार धागा बनता रहता था और धागा मजबूत भी होता था। तीसरा हमारा है पावर लूम। यह मशीन किसके काम आती थी? कपड़ा बुनने के काम आती थी और यह भाप से चलती थी। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। याद रखिएगा, ऊपर वाला रिचर्ड आर्कराइट था और ये एडमंड कार्टराइट है। एक जैसे नाम है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, आप ये लगा सकते हो, एक टेक्निक है जिसके द्वारा मैं इसको याद रखती हूँ कि पावर लूम। और इसका आविष्कार किसने किया था? कार्टराइट ने। तो हम देखते हैं ना कि पावर कट होता है, तो कार्टराइट से पावर कट। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो टेक्निक लगाकर, अंदाजे से। क्यों, कोई भी चीज़ है ना ट्रिक की बनाए इतनी जल्दी याद नहीं होती। तो मैंने इसको ट्रिक से ऐसे याद किया कि पावर लूम का आविष्कार कौन था, क्योंकि ऊपर वाले में भी यही है ना, आर्कराइट, और ये कार्टराइट है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पावर लूम में पावर कट होता है ना, तो कार्टराइट। ओके, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। यह मशीन कपड़ा बुनने के काम आती थी और भाप से चलती थी। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, लाभ क्या था इसका? कि बहुत तेज़ी से कपड़ा बनना आरंभ हो गया, श्रमिकों की जगह मशीनों ने ले ली और कपड़ा सस्ता भी था और ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा। पहले तो हाथों से कपड़ा बनाते थे कारीगर, अब मशीन कपड़ा बना रही है, तो मशीन जल्दी कपड़ा बनाती थी, जिससे कि कपड़ा ज़्यादा मात्रा में बनने लगा। और कोई भी माल अगर ज़्यादा बन रहा है तो वो सस्ता हो जाता था, क्योंकि पहले हाथों से बनाए जाते थे, काफ़ी टाइम लग जाता था और वो फिर महंगा बिकता था। अब मशीनों से जब कपड़ा बनने लगा तो वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाता था मार्केट में, तो उसके कारण जो है वो कपड़ा सस्ता भी मिलने लगा। अब श्रमिक जो है, जो कारीगर है, वो काम नहीं लेते थे, क्योंकि कारीगर पहले अपने श्रमिकों को रखते थे धागा बनाने में हेल्प करने के लिए। अब मशीनों से कपड़ा बनने लगा तो मजदूर मशीनों में काम करते थे, मशीन को चालू कर देते थे, बंद कर देते थे, उसको बीच बीच में संभालते रहते थे। चौथा हमारा है भाप का इंजन। 3 आविष्कार हमने पढ़ ली, चौथा हमारा है भाप का इंजन। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। यह जो भाप इंजन वाली मशीन थी, भाप की शक्ति से चलती थी और भारी मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा भी देती थी। काफ़ी बड़ी मशीन थी और जो भारी मशीन थी उनको चलाने की यह काम आती थी और ये भाप से चलती थी। मशीनों को लगातार चलाने की शक्ति इस मशीन में थी। यह रेल, जहाज और कारखानों में प्रयोग की जाती थी और उत्पादन की क्रांति आ गई। मतलब इससे ज़्यादा इसमें इस मशीन के कारण जो है उत्पादन तेज़ी से होने लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने। 5वां है कॉटन मिल। आविष्कार किसने किया? एली व्हिटनी ने।
यह मशीन जो है कपास से बीज को अलग करती थी, कि हमारा जो कपास होती है उसमें बीज होते ना, उसको कपास से बीज को अलग करती थी, क्योंकि कपास से कपड़े बनते और बीज जो है वो अलग कर लिया जाता है। तो इस मशीन के बनने से पहले वो सारा काम हाथों से होता था, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन इस मशीन के आने के बाद यह काम बहुत जल्दी होने लगा, कपास तेज़ी से साफ़ होने लगी, कपास तैयार करने में जो है समय भी बचने लगा। और कपास अगर जल्दी अवेलेबल हो रही है तो वस्त्र उद्योग में कच्चा माल जो था कपास, जो कि कपड़े के लिए कच्चा माल कौन सा होता है, कपास ही होता है, तो वो तेज़ी से उपलब्ध होने लगा, जिससे कि कपड़ा भी जल्दी बनने लगा। ठीक है, अब एक टेबल के थ्रू हम इसको याद करते हैं कि स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी उसका आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रेव्स ने। एक साथ कई धागे बना लेती थी और उत्पादन में तेजी हुई। वाटर फ्रेम, वाटर से कौन जुड़ा हुआ है? आर्कराइट। इन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया और जल से धागा काता जाता था और मजबूत धागा होता था। पावर लूम वाला मैंने आपको टेक्निक वो ट्रिक बता दी है कि पावर कट मतलब कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? कार्टराइट ने। मशीन से बुनाई जल्दी होती थी, कपड़ा तेज और सस्ता रहता था, कपड़ा तेजी से बनता था और सस्ता भी बिकता था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वोट ने। मशीन चलाने की शक्ति थी इस इंजन में। और कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? एली व्हिटनी ने। कपास से बीज को अलग करती थी और कच्चा माल जल्दी तैयार हो जाता था। तो ये जो है मैंने आपको औद्योगिक क्रांति का अर्थ पढ़ाया और उसमें कौन कौन से नए आविष्कार हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आविष्कारों में जो है कई बार आपको मिलान में पूछ लिया जाता है या फिर वन लाइनर के तौर पर पूछ लिया जाता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रेव्स ने। कब किया? 1764 में। नेक्स्ट, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। उससे नेक्स्ट है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वोट ने। और कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? एली व्हिटनी ने। तो आई होप आपको ये जो आविष्कार का जो मैंने पढ़ाया है, थोड़ी बहुत ट्रिक लगाकर समझाया है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे जो मैं आपको आगे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टॉपिक करवाती रहूँगी, आपके किसी भी टेट एग्ज़ाम में या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर हिस्ट्री आती है, जहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, आपको सभी क्लासेस में इक्वल इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि फैक्ट के तौर पर मैं पढ़ा रही हूँ, साथ में मैंने थ्योरी भी लिख रखी है PDF में, तो आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।